औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Professor Muhammad Asif Qureshi, your chemistry teacher, and we people have been engaged since last month or more in the pre-entry test classes of 2020 year, and we have been doing the chemistry first year syllabus. बेटा चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और इस चैप्टर से रिलेटेड आज लेक्चर नंबर 2 पे हम बात करेंगे। आपको याद दिलाता चलूं कि जब पिछला लेक्चर हमने किया था इस चैप्टर का, तो हमने इंट्रोडक्शन किया था मैटर का, मैटर की फिजिकल स्टेट्स पे हमने बात की थी। हमने गैस स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़, हमने लिक्विड स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़, और हमने सॉलिड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो आज सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर और बहुत ही अहम टॉपिक इस चैप्टर में वो है काइनेटिक थ्योरी। बेटा काइनेटिक वर्ड दरअसल ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, यूनानी ज़बान से लिया गया, और काइनेटिक वर्ड को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं मोशन और मूविंग। अब अगर मैं काइनेटिक थ्योरी पे बात करूं कि भाई काइनेटिक लफ्ज़ नाम क्यों रखा गया इस थ्योरी का, इस नज़रिए को काइनेटिक थ्योरी कहा क्यों गया, तो काइनेटिक वर्ड क्योंकि मोशन या मूविंग इसकी मीनिंग बनती है, लिहाजा the kinetic theory helps us to understand the molecular motion in a substance। किसी भी चीज़ में, ख्वाह वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, किसी भी चीज़ में मॉलिक्यूलर मोशन को समझने में मदद करती है। दूसरे नंबर पे उस चीज़ में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताती है कि पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड हैं, पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स हैं, या पार्टिकल्स वाइडली सेपरेट हैं। अगर पार्टिकल्स फर्मली हेल्ड, टाइटली हेल्ड, इसका मतलब सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर पार्टिकल्स क्लस्टरल अरेंजमेंट में रेंडमली, तो ये लिक्विड स्टेट हो गया। और अगर पार्टिकल्स की सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, लार्ज गैप्स हैं उनके दरमियान, तो ये मतलब गैस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो काइनेटिक थ्योरी किसी भी चीज़ में पार्टिकल्स के मोशन को अरेंज करे, पार्टिकल्स के मोशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताएगी कि पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है। अब अगर पार्टिकल्स का मोशन आपने समझ लिया, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपके समझ में आ जाती है, तो इसका मतलब आप उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा लोगे कि वो चीज़ आपकी किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, वेदर दैट सब्सटेंस इज एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो सिंपली स्पीकिंग, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज अ थ्योरी which helps to understand the molecular motion, the arrangement of particles, and above all the physical state of a substance in which that substance is likely to be present। तो ये काइनेटिक थ्योरी की मदद से आप अंदाजा लगाओगे। बेटा काइनेटिक थ्योरी को सबसे पहले मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, गैस फॉर्म, उस पर अप्लाई किया गया। लिहाजा हम भी पहली बात करेंगे तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे बात करेंगे, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म। और ये थ्योरी पहले हम गैसेस पे अप्लाई करेंगे। गैसेस के हवाले से हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस या मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरी 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट यानी 19वीं सदी के आखिरी सालों में, 1890s आप कह सकते हो इन अ सिंपल वे, कि ये थ्योरी दी गई। जिन 3 लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया वो मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्लॉसियस, ये 3 बंदे थे जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी सजेस्ट की, ये थ्योरी प्रपोज की। बेटा इस थ्योरी के तकरीबन 7-8 मेन पॉइंट्स हैं, जिनमें से चंद पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हाउ गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ, गैसेस बनी कैसे, गैसेस को बनाया कैसे गया, कुदरत वाले ने गैसेस कैसे बनाई। सो कंपोजिशन ऑफ गैसेस के हवाले से काइनेटिक थ्योरी कहती है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी भी गैसेस पैदा की वो बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी, और वो छोटे छोटे से ज़र्रात जिन्होंने मिलकर गैसेस को बनाया हुआ है वो या कहलाते हैं एटम्स या कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। बेटा जी जब हम एटम्स की बात करते हैं कि भाई गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो हमारा इशारा मोनो एटॉमिक गैसेस की जानिब होता है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, दे आर द नोबल गैसेस, सो दे आर मेड अप ऑफ एटम्स।
जब हम कहते हैं कि भाई गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारा इशारा पॉली एटॉमिक गैसेस की जानिब होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई H2, ऑक्सीजन गैस हो गई O2, नाइट्रोजन गैस हो गई N2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई CO2, मीथेन गैस हो गई, अमोनिया गैस वगैरह वगैरह। तो गैसेस आर मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात कि गैसेस बनी कैसे। नंबर 2, अब जिन ज़रात से गैसेस मिलकर बनी उनके साइज के बारे में बताया गया। कह रहा है भाई गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। गैस पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है जो कि आपको अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होता। मिसाल के तौर पे अगर इस कमरे में इस वक्त भी मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं और हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स में जा रही है, जहां जाकर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जलती है, कंबस्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में हमारे लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू वो बाहर आ रही है। मगर कमरे में आप देखो, मैं देखूं तो नजर बज़ाहिर कुछ नहीं आ रहा, गैसेस मौजूद हैं, नजर नहीं आ रही। इसका मतलब जिन ज़रात से वो गैसेस मिलकर बनी, वो ज़रात इतने छोटे साइज के ज़रात हैं, इतना छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं कि उनके साइज को अगर इस कंटेनर यानी कमरे के साइज से कंपेयर किया जाए तो उसको मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज नेग्लिजिबल, नियरली जीरो। सो द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द वेसल इन विच गैस इज enclosed is supposed to be negligible, nearly zero. दूसरा पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे कि उनका वॉल्यूम कंपेयर किया जाए कंटेनर के वॉल्यूम से तो वो नियरली जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर। बेटा जी तीसरे पॉइंट पे अगर बात हो, अगर गैस के बारे में तीसरी बात की जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम जब जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बात हुई थी कि भाई देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, देयर आर वाइड गैप्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, मींस देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस और गैप्स बिटवीन देम। This is the third point regarding the properties of gases as far as kinetic theory is concerned. The fourth point of kinetic molecular theory is the molecular motion, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की हरकत। क्या था? गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। कंटिन्यूअस मीन्स नॉन स्टॉप, लगातार, रुकते नहीं है। रैंडम मीन्स बेतरतीब, डायरेक्शनलेस। इसके लिए एक और लफ्ज हैपहैज़र्ड भी इस्तेमाल होता है किताबों में अक्सर। सो लगातार, कंटिन्यूअस या नॉन स्टॉप मोशन में होते हैं। रैंडम यानी डायरेक्शनलेस, बेरुखे, किसी भी डायरेक्शन में जहां रुख होगा वहां चले जाएंगे और मूव करते रहते हैं, रुकते कभी भी नहीं है। सांस लेने के लिए कहीं बैठेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, दे कीप मूविंग ऑन इनसाइड द वेसल। अच्छा, अब जब गैस मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में आप गैस को रखो, वहां पर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करेंगे। सो ड्यूरिंग दैट मोशन दे नॉट ओनली कोलाइड विथ ईच अदर, ना सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे बल्कि आपस में टकरा के फिर दीवार से टकराते हैं, कंटेनर की दीवार से टकरा के फिर आपस में टकराते हैं। तो ये सिलसिला कोलिजन्स का चलता रहता है जब तक गैस उस कंटेनर में मौजूद रहती है। सो दी गैस मॉलिक्यूल्स are in a state of continuous random motion, and while doing that motion they not only collide with each other but also they collide with the walls of the vessel or container. बेटा अब आप फिजिक्स पढ़ते हो मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, तो आप कोलिजन्स के दो किस्म, दो टाइप्स पढ़ते हो। एक कोलिजन्स का टाइप आप कहते हो इलास्टिक कोलिजन और दूसरा कोलिजन्स का टाइप आपको पढ़ाया जाता है इन इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स के हवाले से आप पढ़ते हो कि भाई इलास्टिक कोलिजन्स आर दोज टाइप ऑफ कोलिजन्स ड्यूरिंग विच द कोलाइडिंग बॉडीज विल मेंटेन देयर एनर्जी एज वेल एज देयर मोमेंटम। यानी ऐसा कोलिजन, ऐसा टकराव जिन टक्करों के दौरान, जिन कोलिजन्स के दौरान जो टकराने वाले बॉडीज हों उनकी एनर्जी भी रिस्टोर रहे, उनकी एनर्जी में भी कोई कमी ना आए और उनका मोमेंटम भी रिस्टोर रहे, उनके मोमेंटम में भी कोई कमी ना आए। ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। और इन इलास्टिक कोलिजन्स
जबकि दो बॉडीज आपस में टकराएं तो टकराने के नतीजे में उनकी एनर्जी में भी कमी वाक़ई हो और उनका मोमेंटम भी खत्म हो जाए, ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की बात होती है बेटा जी, तो गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इलास्टिक नेचर का कोलिजन होता है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनकी एनर्जी भी में कोई कमी नहीं आती। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग दिस कोलिजन। तो याद रखिएगा, नेचर ऑफ द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। मुकम्मल तौर पे इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, दीवार से टकराएंगे फिर वापस आके आपस में टकराएंगे, फिर दीवार से टकराएंगे फिर आपस में टकराएंगे। तो ये जो कोलिजन का टाइप है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। बेटा ये दो पॉइंट्स जिनका ताल्लुक इस मॉलिक्यूलर मोशन वाले पॉइंट से है, ये भी मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूं, इसीलिए मैंने इनको अलग कलर के मार्कर से लिखा हुआ है यहां पे। अब अगर एक पिक्चर में बना के आपको ये चीज समझाऊं, थोड़ा सा हो तो नीचे जाएगा, मगर क्या करें, बोर्ड में स्पेस आपके पास इतना ही अवेलेबल है इस वक्त। फर्ज किया इस वक्त अगर किसी गैस को हमने इस कंटेनर में, इस वेसल में बंद किया हुआ है, अब ये गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में रहते हुए अगर मूव कर रहे हैं, मोशन इनका दिखाया जा रहा है जो कि रैंडम मोशन है, तो इस रैंडम मोशन के दौरान ये मॉलिक्यूल इससे टकराया, दीवार से टकराया, इससे टकराया, दीवार से टकराया, इससे टकराया, दीवार से टकराया, इस तरह से इनका मोशन कंटिन्यूअसली आपस में फिर दीवार से, आपस में फिर दीवार से ये चलता रहता है। लिहाजा इस मोशन को आप कहते हो रैंडम मोशन और इन कोलिजन्स को आप कहते हो इलास्टिक कोलिजन्स। अब फर्ज किया ये एक गैस का मॉलिक्यूल है जो कि इधर आया, इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया, इसके साथ टकरा के इसने दीवार के साथ टक्कर खाई। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने दो कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव कोलिजन्स किए। कंटिन्यूअस कह लो, कंसेक्यूटिव कह लो, सक्सेसिव कह लो, मीन्स उर्दू में कह लो लगातार। अब एक गैस का पार्टिकल दो बार अगर टक्कर खाता है, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर खाता है या दीवार के साथ टक्कर खाता है, तो दो कोलिजन्स के दौरान जो डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया उस डिस्टेंस को कहा जाता है फ्री पाथ। बेटा फ्री पाथ इज द डिस्टेंस covered by a single gas molecule during two consecutive or successive collisions। एक गैस मॉलिक्यूल दो बार मुसलसल अगर टकराए तो उन दो टक्करों के दौरान जो डिस्टेंस वो मॉलिक्यूल कवर करेगा उस डिस्टेंस को आप कहोगे फ्री पाथ। जबकि मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। फर्ज किया हमने इस कंटेनर में एक मोल गैस का बंद किया हुआ है, अब वो एक मोल गैस का मतलब ये हुआ कि 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। अब ये इतने सारे, इतनी ज्यादा तादाद में गैस मॉलिक्यूल्स अगर मुसलसल आपस में टकरा रहे हैं और आपस में टकरा के फिर कंटेनर के वॉल से टकरा रहे हैं, तो वो इतने ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स जो गैस मॉलिक्यूल्स करेंगे, उन तमाम कोलिजन्स को लेकर जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड होगा जिसकी हम बात करेंगे, तो वो एवरेज डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ऑल द कोलिजन्स, दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी द मीन फ्री पाथ। सो द average distance covered by all the gas molecules is called mean free path. So these were few important postulates or points of the kinetic molecular theory. Few more points are remaining, उन पे अभी बात हम लोग करते हैं।
Dear students, kinetic molecular theory of gases, point number 6. पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कोलिजन्स। नेचर ऑफ कोलिजन्स में आपको बताया कि भाई दी कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। अब उन इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से बेटा क्या होता है, गैस विल exert pressure on the walls of the vessel. So next point is gas pressure. Due to the elastic nature of collisions, the gas molecules exert or apply pressure on the walls of the vessel, and that pressure is called gas pressure. इसको आप इन अल्फाज में भी कह सकते हो कि भाई गैस का जो प्रेशर बनता है उसका दारोमदार सीधा सीधा नंबर ऑफ कोलिजन्स पे होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितना ज़्यादा कंटेनर के वॉल से टकराएंगे। अगर गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन्स का फ्रीक्वेंसी, कोलिजन्स की तादाद कंटेनर के वॉल से ज़्यादा होगी तो गैस का प्रेशर ज़्यादा बनेगा, गैस ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी कंटेनर पे। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स की तादाद कंटेनर के वॉल से कम है तो गैस का प्रेशर भी कंटेनर पे कम अप्लाई होगा। अब ये प्रेशर के हवाले से अलग से बात फिर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पे करेंगे एक आध दिन बाद। फिलहाल इस वक्त इतना समझना है कि greater the number of collisions of gas molecules with the walls of the vessel, greater will be the gas pressure. Lesser the number of collisions of gas molecules with the walls of the vessel, lesser will be the gas pressure. So gas pressure directly depends upon the number of collisions of its molecules with the walls of the vessel. So this was point number 6 of kinetic molecular theory. Moving ahead, point number 7 बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स का नेचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा। अगर गैस मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हों, ना उनके दरमियान कोई रिपल्सिव फोर्स मौजूद हो, ना एक दूसरे के करीब आए ना एक दूसरे से दूर जाएं, बल्कि अपने अपने इख्तियार में जो भी मोशन है हर पार्टिकल अपने हिसाब से मूव करता रहे, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना एक दूसरे को रिपेल करें, तो ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल आज़ादाना तौर पे घूम रहे हों, ना उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो ना उनके दरमियान कोई रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो, ऐसी गैस को कहा जाता है आइडियल गैस। सो बेटा जी, आइडियल गैस इज कंसिडर्ड टू बी अ गैस हुज मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट ईच अदर नॉर रिपेल ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। और बेटा आखिर में गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, बेटा जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना गैस को ज़्यादा गर्म करोगे उतना गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गैस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो कि फ़र्ज़ किया किसी भी कंटेनर में अगर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्लोज है तो उन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होगी। हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक और बात, फ़र्ज़ किया आपने 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर पे गर्म किया। एक गैस आपने हाइड्रोजन ले ली, दूसरी गैस आपने ऑक्सीजन ले ली, तीसरी गैस आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, एक से ज़्यादा मुख्तलिफ गैसेस आपने ले ली जिनके मासेस मालूम मोलर मासेस तो चेंज होंगे, मगर आपने उनको सेम टेम्परेचर पे रख के गर्म किया। तो याद रखिए, चूंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपने तमाम गैसेस को सेम टेम्परेचर पे हीट किया, इसका मतलब यू हैव प्रोवाइडेड एवरेजली सेम काइनेटिक एनर्जी टू ऑल द गैसेस। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस रिमेन सेम अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। माइंड यू ऑल, ऐसा नहीं होगा कि आपने टेम्परेचर तो एक सा ही दिया, बराबर दिया, इक्वल दिया, एक गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाए, दूसरे में कम आ जाए, तीसरे में और कम आ जाए। अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस रिमेन सेम। तो ये आपका आज का पहला टॉपिक था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिस पे हमने बात की। इससे अगला टॉपिक जिस पे अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज बिहेवियर ऑफ गैसेस।
Dear students, the next topic which we are going to start right now is also a very important topic regarding gas state, and the topic is behavior of gases. Behavior से मुराद gases की properties या खुसूसियात। बेटा बिहेवियर ऑफ गैसेस में पहली प्रॉपर्टी जिस पे अभी हम बात करेंगे दैट इज़ द कंप्रेशन ऑफ गैसेस और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। मीन्स आप गैस को दबा कैसे सकते हो, हाउ वी अप्लाई प्रेशर, और प्रेशर अप्लाई करने के नतीजे में गैसेस में कंप्रेशन होता है तो क्या होता है। सो कंप्रेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे बात की जाए तो कंप्रेशन मीन्स टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस के वॉल्यूम को घटाना। कैसे घटाना? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इट। गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम घटता चला जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम से कम होता चला जाए, वॉल्यूम गैस का कम होता चला जाए। इस प्रॉपर्टी को आप नाम दोगे कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी। बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्रेशन को अगर समझाए तो कैसे समझाएगी कि भाई क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सो जैसे ही आप मामूली सा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जैसे ही आप गैस को दबाना शुरू करोगे, प्रेशर अप्लाई करना शुरू करोगे, फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे, गैस मॉलिक्यूल्स तेज़ी के साथ एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे वॉल्यूम गैस का कम से कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस का वॉल्यूम कम होता चला गया। सो इस प्रॉपर्टी को आप नाम देते हो कंप्रेशन ऑफ गैसेस या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। बेटा इस कंप्रेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट या रिवर्स प्रोसेस है एक्सपेंशन। यानी अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम किया हुआ था जिसको आप कंप्रेशन कह रहे थे। अब वो बढ़ाया हुआ प्रेशर आस्ता आस्ता घटाना शुरू कर दो, अपना लगाया हुआ प्रेशर छोड़ना शुरू कर दो, कम करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप प्रेशर कम करना शुरू करोगे गैस मॉलिक्यूल्स दोबारा से अपनी नेचुरल पोजीशन पे वाइडली सेपरेशन की तरफ चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो एक्सपेंशन, यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाए। कैसे वॉल्यूम बढ़ता चला जाए? जब गैस के ऊपर से प्रेशर कम करना शुरू कर दो। सो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज अलाउड टू इंक्रीज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन इज द रिवर्स और ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन का बिल्कुल उल्टा या ऑपोजिट प्रोसेस आपका एक्सपेंशन है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि जब आप गैस के ऊपर से प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दो, प्रेशर को घटाना शुरू कर दो, तो गैस मॉलिक्यूल्स शुरू कर देंगे एक दूसरे से दूर जाना। आपने जोर दे के मजबूरन उनको करीब लाया हुआ था, जैसे आपने अपना लगाया हुआ जोर छोड़ा, गैस मॉलिक्यूल दोबारा एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। गैस मॉलिक्यूल्स दूर जाना शुरू करेंगे यानी वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। गैस की ये प्रॉपर्टी कहलाती है expansion. So by decreasing pressure, if the volume of the gas is increased, the property is called expansion, which is exactly the reverse or opposite process of compression. बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी गैसेस की तीसरी जिस पे अभी बात करेंगे हम, वो है डिफ्यूजन और डिफ्यूजिबिलिटी। बेटा जी डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स को अपने आप को स्प्रेड कर देना यानी फैला देना। किसके अंदर? उस कंटेनर के अंदर, उस वेसल के अंदर जिस पे आपने गैस को बंद किया हुआ है। तो अगर कोई भी गैस किसी कंटेनर में किसी वेसल में छोड़ी जाए, दाखिल की जाए, और वो गैस उस कंटेनर में अपने आप को हर डायरेक्शन में फैला दे, पूरे का पूरा स्पेस, पूरे का पूरा वॉल्यूम उस कंटेनर में ऑक्यूपाई कर ले, तो ये प्रॉपर्टी गैसेस की कहलाती है डिफ्यूजन ऑफ गैस। बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम नॉन स्टॉप मोशन करते रहते हैं और इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी मौजूद होते हैं।
लिहाजा अगर किसी गैस को किसी भी वेसल में दाखिल किया जाए तो वो गैस उस वेसल में दाखिल होते ही जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उन तमाम डायरेक्शंस में अपने आप को फैलाना शुरू कर देगी। गैस पार्टिकल्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैलते चले जाएंगे और कुछ देर बाद पूरे का पूरा कंटेनर गैस मॉलिक्यूल से भर जाएगा। गैस पूरा का पूरा स्पेस उस कंटेनर में ऑक्यूपाई कर लेगी। ये अमल, ये प्रॉपर्टी गैसेस की कहलाती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद इन द वेसल एंड टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। बेटा तीन प्रॉपर्टीज ये। डिफ्यूजन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है इफ्यूजन, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं, जो कि चौथी प्रॉपर्टी होगी। आज का हमारा लेक्चर मैं इफ्यूजन पे छोड़ूंगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर जो हमारा होगा अगला आने वाला, उस पे प्रॉपर्टी नंबर 5 से बात होगी। सो लेट्स गोइंग टू डू द इफ्यूजन ऑफ गैसेस। Dear students, after doing diffusion, the next property on which we are going to talk is effusion or effusibility. बेटा अगर डिफ्यूजन की वजह से गैस अपने आप को किसी भी वेसल में फैला दे और पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, पूरा का पूरा कंटेनर में जितना स्पेस वो पूरा का पूरा गैस ऑक्यूपाई करती है, तो इफ्यूजन की वजह से गैस उस कंटेनर में से निकल जाती है किसी बारीक पतले से सुराख के रास्ते। सो दी स्केप हो जाना यानी निकल जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, पैसेज यानी गुजर जाना, गैस मॉलिक्यूल्स का निकल जाना, भाग जाना, फरार हो जाना, किस में से? वेसल में से। किस तरह? अगर उस वेसल में कोई बारीक सा पतला सा सुराख हो जाए। किसी भी कंटेनर में अगर गैस बंद है और उस कंटेनर में कोई बारीक सी ओपनिंग बन जाए, कोई सुराख हो जाए, गैस मॉलिक्यूल्स उस सुराख के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इफ्यूजन। और जब पूरी की पूरी गैस उस कंटेनर में से निकल जाती है, कंटेनर खाली हो जाता है, तो ये अमल आपका कहलाता है इफ्यूजन ऑफ गैसेस। बेहतरीन मिसाल आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दें कि गाड़ी के टायर में कोई हल्का सा पंचर हो जाए, कोई छोटा सा सुराख बन जाए, इतना छोटा कि टायर एकदम ना बैठे, बल्कि अक्सर औकात आपने देखा होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बाज़ औकात गाड़ी खड़ी करके किसी काम के लिए आप जाओ, आधे 1 घंटे बाद आओ तो टायर बैठा हुआ होता है। गाड़ी का, मोटरसाइकिल का टायर अपना प्रेशर लूज कर चुका होता है। अब ये क्यों हुआ? हमने जब गाड़ी वहाँ खड़ी की, गाड़ी में छोटा सा टायर में छोटा सा सुराख हुआ था, हवा उस सुराख के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई, हत्ता कि यहाँ तक कि गैस पूरी की पूरी जब निकल गई, टायर मुकम्मल बैठ गया। हमने कहा यार ये टायर तो पंचर हो गया। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफ्यूजन इन आवर डेली लाइफ इज द इफ्यूजन ऑफ गैसेस, effusion of air, passage of air through the punctured tire hole, after which the tire completely loses pressure, टायर मुकम्मल तौर पे बैठ गया। ये आपकी मिसाल इफ्यूजन की हो गई। बेटा जी, इफ्यूजन is the opposite or reverse process of diffusion। डिफ्यूजन का बिल्कुल उलट ऑपोजिट अमल आपका इफ्यूजन होता है, क्योंकि डिफ्यूजन के ज़रिए गैस कंटेनर में पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इफ्यूजन के ज़रिए वही गैस उस कंटेनर में से निकल जाती है और पूरा का पूरा कंटेनर खाली हो जाता है। बेटा इफ्यूजन और डिफ्यूजन होते क्यों हैं? होते हैं ड्यू टू दी रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। याद रखिएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन जितना तेज होगा कंटेनर के अंदर, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी गैस का ज़्यादा, उतना रेट ऑफ इफ्यूजन भी ज़्यादा। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ द गैसेस डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मोशन। फास्टर द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वेसल, फास्टर और ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ द गैसेस। सो टुडे we have discussed 4 properties of gases regarding the behavior of gases. Inshallah, I am leaving today's lecture here. Inshallah, in the upcoming lecture, I will continue my discussion over some few more important properties of gases. Till then, beta, Khuda Hafiz. Take care of yourself and your beloved ones. Thank you very much. Allah निगहबान। मिलते हैं फिर अगले lecture में।